नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ईएमआरएस, इन सभी एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ भी बायोलॉजी सब्जेक्ट पूछा जाता है उसके लिए हमारी जो क्लासेस चल रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग इनको देखना ना भूलें, ठीक है। और हम आगे वाला जो हमारा टॉपिक है उसको हम फिनिश कर देते हैं। आज हमारा सेल बायोलॉजी चल रहा था। सेल बायोलॉजी का जो सेल बायोलॉजी में ही आज का एक छोटा सा और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट उसका आज क्लियर कर लेते हैं। सेल बायोलॉजी आज हमारी हो जाएगी जहाँ तक है। उसके बाद कोशिका सेल बायोलॉजी में कोशिका डिवीज़न बचेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं कोशिकीय कंकाल के बारे में। इससे पहले हमने बात की हुई हैं, 2 क्लासेस और हैं इसकी, वो पहले देख लेना। उसके बाद ये थर्ड पार्ट है आज। कोशिकीय कंकाल, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स कोशिका का कंकालीय आधार बनाते हैं। देखो, कोशिकीय कंकाल क्या होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, संकुचनशील प्रोटीन होती हैं, ट्यूबुलिन की बनी हुई होती है। माइक्रोफिलामेंट्स कोशिका का कंकालीय आधार बनाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु का फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल संकुचनशील प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होती है उसकी बने हुए होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स कोशिकीय कंकाल का आधार होते हैं, ये बनाते हैं कोशिकीय कंकाल को, ठीक है। एक बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है पक्षमाप और कशापिका। देखो, कशापिका और पक्षमाप, सीलिया और फ्लैजिला, रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अतिवृद्धि होती हैं ये, ठीक है। अपवृद्धि होती हैं, रोम सदृश संरचनाएं होती हैं कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली। देखो, इनकी जो संरचना होती है पक्षमाप और फ्लैजिला की, देखो सीलिया और फ्लैजिला की जो संरचना होती है वो होती है 9+2 की। 9 डबलेट होते हैं और 2 सिंगलेट होते हैं। देखो इस तरह से होते हैं, जैसे 1 2 ये 9 हो गए, और ये देखो ये किस में है, डबलेट है, और 2 इसमें सिंगलेट होते हैं। ये दोनों सिंगलेट हैं और ये सभी क्या है, डबलेट है। तो इसको देख लेना थोड़ा सा। 9+2 की जो व्यवस्था पाई जाती है इसमें पाई जाती है पक्षमाप और कशापिका में। 9 तो क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि परिधि पर लगे हुए होते हैं। ये परिधि पर लगे हैं ना, इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तारक काय व तारक केंद्र के बारे में। किसके बारे में, तारक काय व तारक केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल केंद्रक के बाहर एक दूसरे के समकोण पर, देखो क्या होता है, 2 सेंट्रियल होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, केंद्रक के बाहर एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। एक दूसरे के कैसे, समकोण पर स्थित होते हैं। 2 सेंट्रियल केंद्रक के बाहर, जो कोशिका का केंद्रक होता है उसके बाहर एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं, ठीक है। तारक काय व तारक केंद्र, 9+0 इनका व्यवस्था होती है। सीलिया और फ्लैजिला की 9+2 थी, और यहाँ पे तारक काय और तारक केंद्र की 9+0 व्यवस्था होती है। ट्यूबुलिन के 9 ट्रिपलेट तंतु होते हैं। किसके, ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9 ट्रिपलेट तंतु होते हैं, 9+0। सेंट्रियल स्वप्रतिकृति इकाइयाँ होती हैं, यानी कि स्वप्रतिकृति ये कर सकती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की क्षमता में पाई जाती है सेंट्रियोल में का तारक केंद्र में। कार्य क्या है इनका, रेप्लिकेशन एस अवस्था में होता है। सिंथेसिस जो फेज़ होती है इस कोशिका विभाजन की, हम आगे बात करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में, तो उसकी एस फेज़ जो अवस्था होती है वहाँ पे इनका डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो होता है। इसके कार्य क्या होते हैं, तारक काय और तारक केंद्र के। कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल की स्थिति विभाजन का तल निर्धारित करती है। देखो क्या होता है, कोशिका विभाजन के दौरान, सेल डिवीज़न के दौरान जो सेंट्रियोल की स्थिति है वो विभाजन का तल निर्धारित करती है, जो कि तर्कु के समकोण पर होता है। जो कि किसके समकोण पर होता है, तर्कु के समकोण पर होता है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, माइक्रोबॉडीज़ की या सूक्ष्मकाय की। तो कार्य के आधार पर ये स्फेरोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम्स 3 प्रकार से पाई जाती हैं। कार्य के आधार पर इनके प्रकार देखें तो स्फेरोसोम्स, पेरियोक्सिसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम्स। देखो, स्फेरोसोम्स पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है। ये कहाँ पे होती है, स्फेरोसोम्स होती हैं पादप कोशिका में प्रेजेंट होती हैं। पहली बात, पादप में लिपिड संचय व संश्लेषण के स्थल होते हैं। स्फेरोसोम्स क्या होते हैं, पादप में लिपिड संचय, यानी कि लिपिड संचय और संश्लेषण के जो स्थल होते हैं वो होते हैं स्फेरोसोम्स।
पादप लाइसोसोम भी इनको कहा जाता है, ठीक है। स्फेरोसोम्स को पादप लाइसोसोम कहा जाता है। पादप में लिपिड संचय व संश्लेषण के स्थल होते हैं स्फेरोसोम्स पादप कोशिका में। पेरोक्सिसोम्स पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। प्रकाश श्वसन यानी कि ग्लाइकोलेट पाथवे से संबंधित होते हैं पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। और वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्पफुल होते हैं। फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन जब होता है श्वसन की क्रिया में, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्लाइकोसोम्स क्या होते हैं? पादपों में विशेषकर जो वसीय बीज होते हैं, रंध्रों की रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल जो होती हैं स्टोमेटा की, वे अपरिपक्व जो फल होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं ग्लाइकोसोम्स। इनका देखो ये क्या करते हैं, जो वसा होती है उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं ग्लाइकोसोम्स। जो वसा होती है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये वाला। देखो ग्लाइकोसोम्स का जो काम होता है वो क्या होता है, वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। एसिड चक्र ग्लाइकोसोम में संपन्न होता है। एसिड चक्र यानी कि ग्लाइऑक्सिलेट जो चक्र होता है, एसिड चक्र ग्लाइऑक्सिसोम में संपन्न होता है। और इसका काम, इसमें क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स। ये प्रेजेंट होते हैं पादप कोशिकाओं में मेनली। अब बात कर लेते हैं हम केंद्रक के बारे में। देखो न्यूक्लियस जो होता है इसकी खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, इसकी खोज हुई थी। और केंद्रक जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और समस्त कोशिका उपापचय का नियंत्रण करता है। समस्त जो उपापचय मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका की आनुवांशिक सूचनाएं निहित रखता है। कोशिका की जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है उनको भी अपने अंदर निहित रखता है। कोशिका का नियंत्रक और निर्देशक किसको कहा जाता है? कंट्रोल और डायरेक्टर किसको कहा जाता है? तो केंद्रक को ही कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रक व निर्देशन या कंट्रोलर और डायरेक्टर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? केंद्रक को कहा जाता है। परिपक्व फ्लोएम की चालनी कोशिका व स्तनधारियों की जो परिपक्व आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक एब्सेंट होता है। परिपक्व फ्लोएम की चालनी कोशिकाएं, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम की क्या सीव ट्यूब जो होती हैं, चालनी नलिका कोशिका होती हैं। और स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो इसके अंतर्गत क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन नेट, जो ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके अंतर्गत क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन नेट प्रेजेंट होता है, जो कि डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन की। विभाजन के दौरान क्रोमेटिन संघनित होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं। और विभाजन के दौरान जो ये क्रोमेटिन नेट है इसके अंदर, वो क्या बनाता है? क्रोमोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। क्रोमेटिन के साथ क्रोमेटिन के रासायनिक संगठन में, जो क्रोमेटिन होता है उसके रासायनिक संगठन में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन। देखो क्रोमेटिन का जो रासायनिक संगठन होता है उसमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन व हिस्टोन का 20 से 30% भाग, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसमें मेनली कौन सी होती है? आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड से ये बनी हुई होती है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। कि कौन सी एसिड से? आर्जिनिन और लाइसिन हिस्टोन प्रोटीन में मैक्सिमम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स हैं। आर्जिनिन, लाइसिन की मात्रा के आधार पर हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं: H2A, H2B, H3, H4 और H1, 1, 4, 3 और H2B, H2A, ये प्रकार होते हैं किसके? जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके। अब देखो क्रोमेटिन नेट भी 2 प्रकार के होता है, एक तो होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो देखो जो क्रोमेटिन जो होता है वो भी देखो 2 प्रकार से होता है क्रोमेटिन नेट। देखो क्रोमेटिन जो होता है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन यानी कि पतले, विस्तृत, हल्के, अभिरंजित भाग होते हैं न्यूक्लियस के अंतर्गत। ये क्रोमेटिन नेट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। उसमें यूक्रोमेटिन में पतले, विस्तृत, हल्के, अभिरंजित भाग होते हैं। अनुवांशिकीय अधिक सक्रिय क्रोमेटिन होता है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें कम मात्रा में पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती है? कम मात्रा में पाई जाती है हिस्टोन प्रोटीन। और यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है उसमें कुंडलित होते हैं, पहली बात तो गहरे अभिरंजित होते हैं, घने भाग होते हैं, कम सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय क्रोमेटिन है ये तो क्या है? सक्रिय क्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन सक्रिय क्रोमेटिन होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन निष्क्रिय क्रोमेटिन होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। निष्क्रिय में हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब बात कर लेते हैं केंद्रिका के बारे में। केंद्रक की बात आती है केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस।
केंद्रक द्रव में, जो केंद्रक का द्रव होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। झिल्ली रहित संरचना है, झिल्ली नहीं पाई जाती है न्यूक्लियोलस पे। सक्रिय राइबोसोम्स आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। आरआरएनए संश्लेषण होता है यहाँ पे। देखो सक्रिय राइबोसोम्स, जो सक्रिय राइबोसोम्स होते हैं उनके लिए आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। यानी कि क्या बनता है, आरआरएनए संश्लेषण होता है। यहाँ पे कार्य है राइबोसोम का निर्माण होता है। कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री इसको कहा जाता है, कोशिका की राइबोसोम की फैक्ट्री। देखो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री तो राइबोसोम है, और कोशिका की राइजोम फैक्ट्री जो है वो क्या है, केंद्रक होता है। यहाँ पे आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए जो होता है उसका संश्लेषण होता है केंद्रिका में, ये याद रखना, न्यूक्लियोलस में। अब बात कर लेते हैं हम गुणसूत्रों के बारे में। तो गुणसूत्र जो क्रोमोसोम शब्द है वो किसने दिया, वाल्डेयर ने दिया है। क्रोमोसोम का स्पष्ट अध्ययन किसने किया है, क्रोमोसोम का स्पष्ट अध्ययन किया जाता है मेटाफेज जो स्टेज होती है। गुणसूत्र छोटे व स्पष्ट दिखाई देते हैं मेटाफेज। सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम्स का स्पष्ट अध्ययन जो मेटाफेज स्टेज होती है किसकी, एंड जो सेल डिवीजन के दौरान, उसमें इसका क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्पष्ट और छोटे हो जाते हैं, इसलिए इनका अध्ययन स्पष्ट हो सकता है मेटाफेज में। और क्रोमोसोम की आकृति का अगर अध्ययन करना है तो वो हम एनाफेज, जो सेल डिवीजन की एनाफेज अवस्था होती है उसमें हम करते हैं। प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, प्रत्येक जाति है उसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में कितनी होती है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताइए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों का एक सेट, जैसे एग्जाम्पल 23 गुणसूत्र हैं, एक सेट, यानी कि एक सेट हो गया 23 गुणसूत्र, एक जनक से एक इकाई के रूप में वंशानुगत होता है जिसको कहते हैं जीनोम। देखो जीनोम क्या होता है, गुणसूत्रों का एक सेट होता है 23 गुणसूत्रों का, जैसे कि एक जनक से एक इकाई के रूप में वंशानुगत होते हैं और उसको क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा व डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों, यानी कि 23 जोड़ी जो होते हैं, हमारे अंदर कितने होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में, एक कोशिका जो होती है मनुष्य की, उसमें 2 मीटर लंबा तो डीएनए पाया जाता है, और डीएनए सूत्री, और 46 जो कि किसमें 46 गुणसूत्रों में क्या बिखरा हुआ होता है, 2 मीटर लंबा डीएनए। अब देखो सेंट्रोमेयर की जो स्थिति होती है उसके आधार पर गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं। देखो इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रोमेयर की स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं वो टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। देखो टीलोसेंट्रिक यानी कि सेंट्रोमेयर जो होता है वो इस तरह से होता है, छोटा सा, बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल एंड पे ये प्रेजेंट होगा, ये क्रोमोसोम है, और ये है क्या, ये क्या है, ये है सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये क्रोमोसोम है और ये है क्या, सेंट्रोमेयर। टीलोसेंट्रिक अवस्था ये होती है। अब एक्रोसेंट्रिक के बारे में बात करें तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जैसे ये क्रोमोसोम है और ये हो गया सेंट्रोमेयर बीच वाला, और ये क्रोमोसोम हो गया, यानी कि ये भी शीर्ष के निकट स्थित होता है, यानी कि ये शीर्ष है और शीर्ष के निकट स्थित होता है, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं इसको। टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल की ओर, एक्रोसेंट्रिक में शीर्ष के निकट की ओर, एक्रो ऊपर। ठीक है, मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के मध्य में होते हैं, जो सेंट्रोमेयर की स्थिति होती है वो 2 क्रोमोसोम के मध्य में होती है। देखो, और सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम छोटा होता है, एक बहुत बड़ा होता है। क्रोमोसोम जब क्रोमोसोम के मध्य बिंदु के निकट होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कुछ नोट्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। कैरियोटाइप किसको कहेंगे, जीवों की प्रत्येक जाति की कोशिका के सभी गुणसूत्रों की विशिष्ट आकारकी को हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। कैरियोटाइप जीवों की प्रत्येक जाति की कोशिकाओं के सभी गुणसूत्रों की जो विशिष्ट आकारकी का अध्ययन करते हैं वो करते हैं कैरियोटाइप में। और जो ईडियोग्राम होता है कैरियोटाइप का आरेखी निरूपण होता है, यानी कि गुणसूत्रों की विशिष्ट आकारकी कैरियोटाइप और कैरियोटाइप का आरेखीय निरूपण ईडियोग्राम्स कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों को आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ईडियोग्राम में, ठीक है, किसमें, ईडियोग्राम में। अब सेंट्रोमेयर या काइनेटोकोर क्या होता है, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान देखो प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड्स से बना हुआ था, ये क्रोमेटिड्स हैं,
प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है वो 2 क्रोमेटिड से बना हुआ होता है। एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक संरचना द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर पर 2 प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट होती है, और प्रोटीन डिस्क जो प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रोसोम, काइनेटोकोर जो होती हैं, ये काइनेटोकोर जो होती हैं प्रोटीन डिस्क होती है ये, जो कि कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम पर तर्कतंतु यानी कि स्पिंडल्स के संलग्न होने के वास्तविक स्थल होते हैं। क्रोमोसोम पर जो तर्कुआ जो होते हैं, स्पिंडल्स के संलग्न होने के वास्तविक स्थल होते हैं ये काइनेटोकोर। ठीक है, देखो सेट गुणसूत्र में सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। सेट गुणसूत्र जो होता है, नोट है ये, देखो नोट क्या है कि सेट गुणसूत्र होता है उसमें सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, तथा गुणसूत्रों में इससे आगे का भाग सेटेलाइट कहलाता है, और इसके आगे का भाग होता है वो सेटेलाइट कहलाता है। सेटेलाइट के सामान्यतः केंद्रिका का निर्माण होता है। सेटेलाइट से किसका निर्माण होता है? केंद्रिका या न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है, और इसे NOR कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है केंद्रिका का, तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, सेटेलाइट के सामान्यतः केंद्र सेटेलाइट वाले भाग को सेट क्रोमोसोम, गुणसूत्र में इसके आगे का भाग जो होता है सेट क्रोमोसोम का, उसको सेटेलाइट बोलते हैं, और सेटेलाइट से सामान्यतः केंद्रिका का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं NOR। ठीक है, गुणसूत्र के बाहर स्थित संपूर्ण जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको प्लाज्मा जीन कहते हैं। गुणसूत्र जो होता है, ये गुणसूत्र है, इसके बाहर जितना भी संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसके बाहर जो क्रोमोसोम के अलावा और जो आनुवंशिक पदार्थ होगा उसको बोल देंगे हम प्लाज्मा जीन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा जीन। तो ये हमारा टॉपिक है, ये आज कंप्लीट हुआ है। इसी में ही आगे हम सेल डिवीज़न के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।